नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद के साथ यकीन है कि आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपनी सुविधा अनुसार सभी कार्यों को सुचारू रूप से समय पर पूरा करते हुए पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में सिटीजनशिप के करंट इश्यूज और मेंस के क्वेश्चंस पर है। सिटीजनशिप नागरिकता पर यह तीसरा वीडियो है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, फिर ये वीडियो देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही सब कुछ समझ में आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और बताएं, और आप पूछ भी सकते हैं। तो आज हम लोगों को देखना है सिटीजनशिप पार्ट थर्ड, करेंट अफेयर्स, यानी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो करेंट इशू चल रहे हैं उसके विषय में आज हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से, इस वीडियो के, तो टुडे वी विल बी रीड। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ये है रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी, असम अकॉर्ड, इनर लाइन परमिट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई वीजा इशू, और मेंस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे, यूपीएससी के मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या अदर कॉम्पिटिटिव स्टेट पीएससी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम सभी चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पे आप डिस्कशन के साथ और कंसेप्ट के साथ क्या करें, पढ़ना शुरू करें। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। एनपीआर रियल में बहुत चर्चा में रहा है और सुर्खियों में रहा है। हाल ही में सरकार द्वारा देश भर में नागरिकों के पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर का आधार तैयार करने के लिए सितंबर 2020 तक एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निर्मित करने का निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to prepare a national population register by September 2020 to lay the foundation for rolling out the citizen register across the India। हाल ही में सरकार द्वारा देश भर में नागरिकों के पंजीकरण हेतु एक रजिस्टर के परिवर्तन का आधार तैयार करने के लिए सितंबर 2020 तक एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निर्मित करने का निर्णय लिया है। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये एनपीआर का बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, यानी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों आवश्यकता पड़ी ये एनपीआर की। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्रिएटेड आफ्टर द करगिल वार recommended compulsory registration for all resident in India to facilitate and prepare the national register of citizen and curb illegal migration। कारगिल युद्ध के पश्चात एक मंत्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, गठित किया गया था, जिसने नागरिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर के सृजन को सुविधानुसार बनाने तथा अवैध प्रवास को नियंत्रित करने हेतु भारत के सभी निवासियों के अनिवार्य पंजीकरण की अनुशंसा की, यानी रिकमेंड किया था। ये रिकमेंड किया था। It had said that all Indian citizens should be given multi-purpose national identity card (MPNIC) and non-citizens should be
issued identity card or different color and design। इसके द्वारा यह अनुशंसा किया गया, यह रिकमेंड किया गया था कि सभी भारतीय नागरिकों को एक बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज राष्ट्रीय पहचान पत्र MPNIC प्रदान किया जाना चाहिए तथा गैर नागरिकों हेतु विभिन्न रंगों एवं डिजाइन के पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें यह पता चल जाएगा कि कौन इलीगल है और कौन इंडियन सिटीजन है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का इन 2010 रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कलेक्टेड डाटा ऑफ ए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री ड्यूरिंग सेंसस 2011 इन्यूमरेशन। वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान गणना हेतु वर्ष 2010 में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए आंकड़ों का कलेक्शन यानी संग्रहण किया गया था। इन 2015 दिस डाटा वाज फर्दर अपडेटेड बाय कंडक्टिंग अ डोर टू डोर सर्वे। वर्ष 2015 में इन आंकड़ों को घर घर जाकर एक सर्वेक्षण के माध्यम से कलेक्ट और मॉडिफाई किया गया था। However, the government picked out the Aadhaar as the key vehicle for transfer and government benefit in 2016 while putting NPR and hold due to slow progress of NPR। हालांकि वर्ष 2016 में सरकारी लाभों को अंतरण हेतु प्रमुख साधन के रूप में सरकार द्वारा आधार का चयन किया गया था, जबकि NPR की धीमी प्रगति के कारण NPR को परिवर्तन से रोक दिया गया था यानी लागू करने से रोक दिया गया था। थ्रू द रिसेंट नोटिफिकेशन अगस्त 2019 by RGI, the idea has now have been revived and exercise updating of the 2015 NPR with additional data has begun, will be completed in 2020। RGI द्वारा अगस्त 2019 में जारी अधिसूचना के माध्यम से इस योजना को अब पुनर्जीवित किया गया और साथ ही अतिरिक्त डेटा के यानी अतिरिक्त आंकड़ों के साथ NPR 2015 को पर काम प्रारंभ किया गया, जिसे वर्ष 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि RGI जो है 2020 तक इसे कंप्लीट करने का निश्चय किया है और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि NPR का The NPR is a list of usual resident of country। NPR के बारे में जो बताया गया है कि NPR देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। According to Ministry of Home Affairs, usually resident of country is one who has been residing local area at least the last 6 months or intends to stay in a particular location for the next 6 months। गृह मंत्रालय के अनुसार देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम से कम विगत 6 माह से एक स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है तथा आगामी 6 माह हेतु एक विशेष स्थान पर रहने का इच्छुक है। The NPR is being prepared under provision the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Registration of Citizenship and Issue a National Identity Card Issue Rule 2013। NPR की नागरिकता अधिनियम 1955 तथा नागरिकता
नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 was amendment in 2004 by inserting section 14A which provides for the following। नागरिकता अधिनियम 1955 को वर्ष 2004 में संशोधित करते हुए इसमें धारा 14A में अंतर्दिष्ट किया गया है जो निम्नलिखित हेतु प्रावधान करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कंपल्सरी रजिस्टर इवन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इशू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। केंद्र सरकार अनिवार्यतः भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट may maintain the National Register of India Citizen NRIC and for that purpose established to National Registration Authority। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को एक राष्ट्रीय रजिस्टर बना सकती है तथा इस कार्य हेतु राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित कर सकती है। Out of the universal data set of resident and subset of citizen would be derived after due verification of the citizenship status. Therefore, it is also compulsory for all usual resident under the NPR। निवासियों के सार्वभौमिक आंकड़े को संग्रहित करने के पश्चात नागरिकता का उचित सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके पश्चात उसमें नागरिकों के लिए यह निर्धारित किया जाएगा। इसलिए सभी सामान्य निवासियों हेतु एनपीआर में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, यानी कि इसमें पंजीकरण कराना आपके लिए अनिवार्य है। NPR will be conducted the local, sub-district, district, state and national level। NPR स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संचालन किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, यानी उसका संचालन किया जाएगा। It will be conducted in conjunction with the first phase of the census 2021 by the Office of Registrar General of India RGI under the Home Ministry। इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आरजीआई के कार्यालय द्वारा जनगणना 2021 के प्रथम चरण के साथ समायोजन करके संचालित किया जाएगा। कंडक्टेड इन कंजंक्शन यानी समायोजन करने के साथ संचालित किया जाएगा। Only Assam will not be included given the recently completed NRC। हाल में ही पूर्ण रूप से एनआरसी को ध्यान में रखते हुए केवल असम को एनपीआर में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान देना है, एनपीआर को शामिल नहीं किया गया है, वहां एनआरसी है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे एनआरसी क्या है। तो असम को छोड़कर भारत के सभी पार्टों में एनपीआर लागू किया जाएगा। देयर इज आल्सो प्रपोजल इन इशू रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल यूजुअल रेजिडेंट इन NPR of 18 years of age। NPR में पंजीकृत 18 वर्ष की आयु के सभी सामान्य निवासियों हेतु पहचान पत्र जारी किए जाने का प्रावधान है। अब हमें ये जानकारी करना है कि आखिर में NPR से लाभ क्या क्या होने वाले हैं। ये डेटाबेस ऑफ रेजिडेंट, डेटाबेस ऑफ रेजिडेंट का मतलब ये होता है निवासियों का डेटाबेस। It will help the create and comprehensive identity database its resident with relevant demographic detail and also streamline data of resident across the various platform। यह प्रासंगिक जननांकीय यानी डेमोग्राफिक जननांकीय विवरणों के साथ देश के निवासियों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस निर्मित करने में सहायता प्रदान करेगा
तथा विभिन्न मंचों पर निवासियों के आंकड़ों को सुव्यवस्थित किया जा सकता। वेरियस प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा सकता, उसको सुचारू रूप से उपयोग और सुव्यवस्थित किया जा सकता है। बेटर इम्प्लीमेंटेशन, बेटर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब बेहतर क्रियान्वयन। इट विल हेल्प द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसीज बेटर एंड आल्सो एंड नेशनल सिक्योरिटी। यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में सहायता प्रदान करेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में किस तरीके से योगदान करेगा, आपको पता भी होगा कि जो इलीगल माइग्रेंट होंगे ये पता चल जाएगा, और जैसे ही पता चल जाएगा तो बहुत तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे किसी भी तरीके एक्सट्रीमिज्म, या फिर आप देख सकते हो कि उग्रवाद या आतंकवाद तरह जैसी समस्याओं का इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरीके से क्या हो सकता है कि सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। नॉट ओनली will it help target government beneficiaries in the better way, but also further cut down paperwork and red tape in similar manner that Aadhaar has done. यह न केवल सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में सहायता प्रदान करेगा, अपितु समान रीति से कागजी कार्रवाई, लाल फीताशाही में उसी प्रकार कटौती करेगा जैसा कि आधार कार्ड योजना में किया गया था। Ministry of Home Affairs has argued that NPR would be more suited for the distribution subsidiary than the UID, as the NPR has data linking each individual to household. गृह मंत्रालय ने यह तर्क दिया कि आधार की तुलना में NPR सब्सिडियों के वितरण हेतु अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि एनपीआर में प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार से संबद्ध करने हेतु आंकड़े उपलब्ध हैं। रिमूव एनी एरर, इट इज कॉमन टू फाइंड डिफरेंट डेटा ऑफ डेट ऑफ बर्थ of a person on different government documents. NPR will help eliminated that. किसी भी प्रकार के दोषों का निवारण, जैसा कि एक व्यक्ति के विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में भिन्न भिन्न जन्म तिथियां दर्ज होना सामान्य है। एनपीआर इस प्रकार के असंगति के उन्मूलन यानी निराकरण में सहायता प्रदान करेगा। एवॉइड डुप्लीकेशन, एवॉइड डुप्लीकेशन का मतलब होता है दोहराव की समाप्ति। NPR, with NPR data, resident will not have to furnish various proof of age, address, other details, official work. It would also eliminate duplication, voter lists and government institutes. NPR आंकड़ों के चलते निवासियों के आधिकारिक कार्यों हेतु आयु, पता एवं अन्य विवरण के विभिन्न साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने दृढ़ता से कहा है कि यह मतदान सूची में दोहराव का उन्मूलन भी करेगा, तो ये इसके बेनिफिट है। अब एनपीए रिलेटेड, एनपीआर रिलेटेड जो है इश्यूज भी हैं, कुछ मुद्दे भी हैं संबंधित, जैसे प्राइवेसी का मुद्दा है, दूसरा ये लीगलिटी एंड शेयरिंग डेटा का है, आंकड़ों के सहभाजन की वैधता की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेसी इशू। इवन एज इशू ऑफ प्राइवेसी एसोसिएटेड विथ आधार कंटिन्यू टू बी debated in the country, the NPR is on a drive to collect details data on resident of India. There is as no clarity on the mechanism for protection of this vast amount of data. जानकारी है कि देश के आधार से संबंधित जो निजता के मुद्दे पर यानी प्राइवेसी के मुद्दे पर वाद विवाद अभी भी जारी है। तथापि एनपीआर में
भारत के निवासियों के व्यापक आंकड़ों को संग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इतने व्यापक मात्रा में आंकड़ों के संरक्षण हेतु यानी उसको प्रोटेक्शंस के लिए प्रोटेक्शन किस प्रकार के तंत्र पर स्पष्टता अभी तक परिलक्षित नहीं हुई है कि क्लियरिटी ऑन द मैकेनिज्म यानी उसकी क्लियरिटी का मैकेनिज्म अभी तक बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इन द पास्ट रिपोर्ट्स हैव stated that the Aadhaar data has been compromised on multiple occasions. Even the UIDAI continue to deny it and there have been breaches. इसके पूर्व विभिन्न रिपोर्टों में यह वर्णित किया गया है कि विविध अवसरों पर आधार डेटा के दुरुपयोग के मामले प्रकट हुए हैं या मामले प्राप्त हुए हैं, परंतु UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निरंतर इस प्रकार के उल्लंघनों को पूर्णतः अस्वीकार करता रहा है। अब legality of sharing data, both the legality of the UID and PER collecting data and biometry has been questioned. For the example, it has been pointed out that the collection of biometry information through the NPR beyond the scope and subordinate legislation. UIDAI और NPR दोनों द्वारा एकत्रित किए जाने वाले सामान्य एवं बायोमेट्रिक आंकड़ों के कलेक्शन की वैधता पर प्रश्न आरोपित किए गए हैं। उदाहरण के रूप में यह देखा गया है कि एनपीआर के माध्यम से बायोमेट्रिक सूचना का कलेक्शन अधीनस्थ विधान यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के विषय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, it can be raised national security threat and given the size of the database that will be created and centralized nature of database, the sensitive nature of information held the database and the involvement international agencies। सृजित किए जाने वाले डेटाबेस के आकार, डेटाबेस के केंद्रीकृत नेचर और डेटाबेस में जो सूचना को इकट्ठा किया गया है संवेदनशील प्रकृति तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण एजेंसियों की संलिप्तता को देखते हुए इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। इशू सिमिलर टू एनआरसी, कहने का मतलब एनआरसी के समान मुद्दे। एनपीआर विल बी द बेस फॉर नेशनवाइड National Register of Citizens and will be similar to the list of citizens of Assam during the NRC exercise there and several instances and where some members and family featured in the draft list while the other did not। NPR वस्तुतः राष्ट्रव्यापी एनआरसी समान होगा तथा असम के नागरिकों की सूची के समान भी होगा। एनआरसी के निर्माण के दौरान ऐसे अनेक दृष्टांत दृष्टिगोचर हुए थे जहां एक परिवार के कुछ सदस्यों को प्रारूप सूची में सूचीबद्ध किया गया था जबकि अन्य को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। ये जो एनआरसी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट परियोजना का दोहराव। It is unclear why the government would feel to need subject India citizenry to another identification drive when over 90% of them are covered by Aadhaar, which was elaborate time consuming exercise। यह अस्पष्ट है। अनक्लियर का मतलब होता अस्पष्ट है कि सरकार के लिए भारतीय नागरिकता के संबंध में एक अन्य पहचान
अभियान संचालित करने की क्या आवश्यकता है, जबकि लगभग 90% नागरिक आधार योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जा चुके हैं। With these multiple projects like Aadhaar, NRC, NPR, censored, etc., it has created confusion regarding the idea of citizenship in the country. आधार, एनआरसी, एनपीआर, जनगणना इत्यादि जैसी बहुविध शुभ परियोजनाओं के चलते देश में नागरिकता के विचार के संदर्भ में भ्रांति उत्पन्न हुई है। ये क्या है? कंफ्यूज यानी कि कंफ्यूजन यानी भ्रांति रिकॉर्डिंग द आइडिया ऑफ द सिटीजनशिप इन द कंट्री, यानी देश की नागरिकता के विचार के संदर्भ में भ्रांतियां उत्पन्न हुई है। अनकाउंटेड पीपल, अनकाउंटेड पीपल का मतलब होता है गैर सूचीबद्ध जनसंख्या। द सेंसस does not cover the entire population which live unanswered. The question of the status of those citizens who are not visited by census officer, it also leave ambiguity and migrant labor who may well be citizen but would not qualify usual resident. जनगणना के तहत संपूर्ण जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन नागरिकों की स्थिति से संबंधित प्रश्न का समाधान नहीं हो सका है, जिन्हें जनगणना अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को भी स्पष्ट नहीं करता, जो नागरिक तो हो सकते हैं परंतु सामान्य निवासी के रूप में पात्र नहीं होंगे। अब आप ध्यान देना कि एनपीआर और आधार में किस तरीके से सिमिलरिटी है, किस तरीके से। तो द डेटा कलेक्टेड एनपीआर विल बी सेंट द UIDAI एंड डुप्लीकेशन एंड इशू आधार नंबर। एनपीआर में संग्रहित आंकड़ों के दोहराव को संरक्षित करने तथा आधार संख्या जारी करने हेतु UIDAI को प्रेषित किया जाएगा। वॉलंटरी एज मैंडेटरी, स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य। स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य का मतलब है इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल Indian resident to register with NPR while registration with the UIDAI considered voluntary. सभी भारतीय निवासियों को एनपीआर में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जबकि UIDAI में पंजीकरण करवाना स्वैच्छिक है। जबकि ये UIDAI में आपकी इच्छा है तो कराइए या तो मत करें, जबकि एनपीआर में क्या है, आपको कराना जरूरी है। एनपीआर में आपका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, जबकि आधार कार्ड के लिए कंसीडर मतलब कि वो जरूरी नहीं है। नंबर एज रजिस्टर, संख्या बनाम रजी। UIDAI will be issued number while the NPR is the prelude to National Citizen Register, thus it is only register. UIDAI एक संख्या जारी करता है, जबकि NPR नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का सूचक है। इस प्रकार यह केवल एक रजिस्टर है, यह केवल एक रजिस्टर है। ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रमाणीकरण या आप कह सकते हैं प्रमाणीकरण बनाम पहचान निर्धारण। The UID number will be served as an authentication during the transaction. It can be adopted and made mandatory by any platform. The national resident card will be signify resident status and citizenship. It unclear that circumstances the card will be required for use it. आधार संख्या इस कार्यकलाप के दौरान एक प्रमाणकर्ता के रूप में कार्य करेगा। इसे किसी भी मंच द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है तथा अनिवार्य बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय निवासी कार्ड, नेशनल रेजिडेंट कार्ड
वस्तुतः निवासी की स्थिति और नागरिकता का द्योतक होगा, मानक होगा। यह अस्पष्ट है कि किन परिस्थितियों में इस कार्ड का प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। UIDAI and RGI. The UIDAI responsible for the enrolling individual in the UID schemes and RGI responsible for the enrolling individual in the NPR scheme. UIDAI विशिष्ट पहचान योजना में व्यक्तियों को नामांकित करने हेतु उत्तरदायी है। विशिष्ट पहचान योजना में विशिष्ट पहचान रिस्पॉन्सिबल फॉर इनरोलिंग इंडिविजुअल इन यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि आरजीआई व्यक्तियों को एनपीआर में सूचीबद्ध करने हेतु क्या होगा, अधिदेशित करेगा या उसको नामांकित करेगा। तो आरजीआई जो मुख्यतः किसके लिए, एनपीआर के लिए काम करेगा, और यूआईडीएआई किसके लिए काम करेगा, यूआईडी के लिए काम करेगा। डोर टू डोर कन्वेंसिंग सेंटर enrollment, individuals will have to go to an enrolled center and register for UID, while the NPR will carry out part of the enrollment and individual through door-to-door convention. UIDAI विशिष्ट पहचान हेतु आपको पता भी होगा कि नामांकित करेगा, जैसा कि ऊपर वाले पार्ट में हमने बताया है। जबकि डोर टू डोर कन्वेंशन एंड सेंटर एनरोलमेंट का मतलब होता है घर घर जाकर नामांकन करना, बनाम किसी सेंटर पर नामांकन करवाना। यूआईडी में पंजीकरण हेतु व्यक्तियों को एक नामांकन केंद्र में जाना होता है, जबकि एनपीआर के तहत घर घर जाकर निवासियों का पंजीकरण किया जाना होता है। क्या होता है कि जो यूआईडी का होता है, आधार कार्ड के लिए किसी सेंटर बनाया गया हो तो उस पर आपको जाना पड़ेगा, जबकि एनपीआर के लिए खुद ही आपके घर लोग आएंगे और इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। प्रियर डॉक्यूमेंटेशन वर्सेज सेंसस मटेरियल, अग्रिम दस्तावेजीकरण बनाम जनगणना सामग्री। द यूआईडी विल बी based of the prior form and documentation and identification, while the NPR will be based of the census information. UID दस्तावेजीकरण और पहचान निर्धारण के अग्रिम रूपों पर आधारित है, जबकि एनपीआर जनगणना द्वारा प्रदत्त सूचना पर आधारित है। ध्यान देना, यूआईडी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पहचान निर्धारण के लिए है, जबकि एनपीआर जनगणना आधारित है। तो एनपीआर और आधार में इस तरीके से रिलेशंस हम लोग देख सकते हैं। इसी के आधार पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आखिर में एनपीआर और आधार से किस तरीके से है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू डिफरेंट फ्रॉम सेंसस एंड एनआरसी। एनआरसी यानी एनपीआर और एनआरसी से किस प्रकार, जनगणना और एनआरसी से किस प्रकार भिन्न है। द एक्सरसाइज डिफिकल्ट फ्रॉम द decennial census and it's not linked of the national registered of NRC. यह ध्यान देना, census does not ask the individual identity detail, and end of the day in the micro exercise the NPR other hand design and collecting identity detail of every individuals. हालांकि जनगणना एक बृहद कार्य है, किंतु व्यक्तिगत पहचान संबंधी विवरणों को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी ओर एनपीआर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान संबंधी विवरण को संग्रहित करने के लिए अभिकल्पित करता है। सेंसस डाटा प्रोटेक्टेड एंड कॉन्फिडेंशियली causes and government has commitment that will not reveal information and received from an individual. For the head count, NPR would serve and mother database verify citizenship of nationwide, NRC carried on later.
जनगणना संबंधित आंकड़े गोपनीय खंड द्वारा संरक्षित होते हैं। सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त किया है कि वह व्यक्तियों की कुल जनगणना हेतु एक व्यक्ति से प्राप्त सूचना को प्रकट नहीं करेगी। Unlike the NRC and PR, not a citizenship enumeration drive as it would record even the foreigner staying and locality for the more 6 months. NRC के विपरीत NPR नागरिकता प्रमाणन का अभियान नहीं है। यह नागरिकता प्रमाणन का अभियान नहीं है, इसे नागरिकता प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह 6 माह से अधिक अवधि से एक स्थान पर निवासित एक विदेशी व्यक्ति का भी रिकॉर्ड रखेगा। यानी जो व्यक्ति एक ही प्लेस पे अगर 6 महीना से ज्यादा रह रहा है तो एनपीआर उसका रिकॉर्ड रखेगा। वंस द एनपीआर कंप्लीटेड द पब्लिश it is expected to the basis for the preparing a national registered citizen NRIC and pan India version Assam national registered citizenship। एनपीआर एक बार पूर्ण व प्रकाशित हो जाने के उपरांत यह भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को निर्मित करने का आधार तैयार करेगा। इस प्रकार एनआरआईसी असम के एनआरसी का ही एक अखिल भारतीय संस्करण होगा। तो कहने का मतलब होता है कि एनपीआर और एनआरसी और सेंसस ये तीनों डिफरेंट है, लेकिन तीनों से हम पॉपुलेशन को रिलेट करते हैं और एक डेटा तैयार करते हैं कि एक प्लेस पे 6 महीना से रहने वाले 6 महीना से कोई व्यक्ति अगर किसी प्लेस पर 6 महीने से ज्यादा रह रहा है तो उसका डेटाबेस तैयार करने का काम एनपीआर करता है। इसी के बाद आप देखेंगे कि नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप का मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी एक रजिस्टर है, यानी एनआरसी इज अ रजिस्टर जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। ऑल सिटीजन इन इंडिया इसमें क्या होता है, एनआरसी में शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था। यह जो होता आफ्टर 1951 सेंसस के बाद यह एनआरसी प्रिपेयर किया गया था। रजिस्टर में उन जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण है। 1951 में जब आफ्टर इंडिपेंडेंट यह फर्स्ट सेंसस था तो उसमें यहां जितने इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत जितने भी लोग शामिल थे उस सभी लोगों का विवरण उसमें दिया गया है। भारत में अब तक एनआरसी केवल असम में ही लागू किया गया है, जिसमें केवल उन भारतीयों के नाम शामिल किया गया है जो 25 मार्च, ध्यान देना 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। ध्यान देना भारत में अभी केवल असम में ही लागू किया गया है और यह लागू करना उन भारतीयों को शामिल किया गया है जो 25 मार्च 1971 के पहले असम में रह रहे हैं। यानी जो पर्सन 25 मार्च यानी 25 मार्च 1971 से पहले अगर असम वाले रीजन में रह रहे हैं तो उसी भारतीयों को उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद आने वाले को भारतीय के रूप में शामिल नहीं किया गया है। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू किया जाता है जहां अन्य देश से नागरिक आने भारत में प्रवेश करते हैं और एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है, यानी कौन इंडियन सिटीजनशिप है और कौन नहीं है। बस 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग असम के पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, किंतु उनकी जमीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर आना जाना बंटवारे के बाद भी जारी रहा, जिसके चलते 1951 में
राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया गया था। ध्यान देना 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ, बंटवारा हुआ, तो आपको जानकारी होगी कि पाकिस्तान दो पार्टों में डिवाइड हुआ। एक को हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज के डेट में बांग्लादेश था। ठीक है, तो जितने बांग्लादेशी जो के कुछ लोग जो थे, उसका मैक्सिमम लोगों की जमीन जो थी असम वाले रीजन में थी। तो असम वाले रीजन में थी तो वहां खेती करने और वहां और आना जाना दोनों ही रहते थे। और 1951 में जो हमारा एनआरसी लाया गया था उसमें उनकी भी चर्चा किया गया था, यानी चर्चा किया गया था मतलब उन नागरिकों को भी चर्चा किया गया था जो असम में भी रहते हैं और बांग्लादेश में भी रहते हैं। दरअसल वर्ष 1971 बांग्लादेश बनने के बाद असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा, जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा। 80 के दशक में अखिल भारतीय छात्र संघ ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान जारी करने और उन्हें वापस भेजने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। आसू के 6 वर्ष के संघर्ष के बाद 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और एनआरसी तैयार करने का निर्णय लिया गया। ध्यान देना, आपको पता भी होगा कि 1971 में पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग जो था, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, 1971 में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, जिससे क्या हुआ कि असम में भारी मात्रा में बांग्लादेश से शरणार्थी यानी रिफ्यूजी आना शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ कि वहां की आबादी बढ़ना शुरू हो गया। और 1980s के दशक में असम की एक यूनियन जो थी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ने इसको प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने का मतलब यही था कि जो व्यक्ति अवैध रूप से जो बांग्लादेश से आके असम में रह रहा है उसको वापस भेजने के लिए एक आंदोलन चलाया। और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू ने 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष संघर्ष करने के बाद 1985 में असम एकॉर्ड पे सिग्नेचर किया गया और एनआरसी तैयार करने का निर्णय लिया गया। और तभी आपको एनआरसी बनाने का, यानी एनआरसी 1951 में भी बनाया गया था और दूसरा एनआरसी 1985 में भी बनाया गया था। और इसके आधार पर असम में यह डिसाइड किया गया कि जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट हैं उनको उनके देश वापस भेजा जाए, अर्थात उनको कहां भेजा जाए? बांग्लादेश भेजा जाए। इशू ऑफ एनआरसी, एनआरसी में कौन कौन सी इश्यूज थे? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी, जिसमें अभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल करने के लिए बनाया गया है। देश भर में केवल असम में ही एनआरसी बनाया गया है। इसे अपडेट करने के नियम और प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान जारी नियम 2003 में दिए गए हैं। एनआरसी को अपडेट करने का काम असम सरकार और भारत सरकार मिलकर कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एनआरसी जो देश भर में केवल असम में ही बनाया जाता है उसको मॉडिफाई जो किया जाएगा, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन एंड नेशनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2003 के द्वारा किया जाएगा। और यह असम सरकार और भारत सरकार मिलकर एनआरसी को अपडेट करेगा, जिसमें नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के मानकों के तय के अनुसार किया जाएगा। गौरतलब 2005 में 1951 के इस एनआरसी को अपडेट करने का फैसला किया गया, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। एक अनुमान के अनुसार असम में मुसलमानों की आबादी 34% से ज्यादा है। इनमें 85% ऐसे हैं जो बाहर से आकर बसे हैं। ध्यान दें, 2005 में जो 1951 के एनआरसी को अपडेट करने के फैसला किया गया, लेकिन
क्या हुआ कि यह सरकार की मनोस्थिति और सुटेबल कंडीशन न होने की वजह से यह उसको मॉडिफाई या अपडेट नहीं किया जा सका। लेकिन एक अनुमान में यह कहा गया कि असम में जो मुसलमानों की आबादी है वो 34% से ज्यादा है। इसमें 85% मुसलमान ऐसे हैं जो बाहर से आकर बसे हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी हैं जो अलग अलग समय पे आते रहे हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बसते रहे हैं। बाद में इस मुद्दे को लेकर विभिन्न अदालतों का गए 2015 में सभी मामलों को इकट्ठा करके सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में लाया गया। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी को अपडेट करने का काम किया गया है। तो ध्यान देना, असम में एनआरसी जो लाया गया है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ये काम चल रहा है। और सुपरविजन में इसलिए चल रहा है कि इसमें जो आप अभी मैंने बताया कि जो असम में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग राज्य के विभिन्न हिस्सों में आकर बसते रहे हैं। और इस मामले को लेकर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा गया और 2015 में सभी मामलों को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ने ये असम सरकार को ये कहा कि आप असम सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये आदेशित किया कि एनआरसी को असम में अपडेट किया जाए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार सभी चीजों को सुचारू रूप से संचालित करने में योगदान करें और ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आप क्या करें कि असम में एनआरसी को लाए। उसी असम एकॉर्ड में एक सेक्शन है 6, असम एकॉर्ड है आप सेक्शन 6, जिसपे सबसे ज्यादा इसी पे चर्चा किया गया है। असम एकॉर्ड यानी असम समझौते के धारा 6 में असमियों की सांस्कृतिक, कल्चरल, सोशल, सामाजिक, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और मतलब भाषाई पहचान और धरोहर का संरक्षण और उनके प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए उचित संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंशन करने का प्रावधान है। प्रिवेंशन मतलब उसके प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है। यानी असम एकॉर्ड में जो सेक्शन 6 है उसमें यह कहा गया है कि असमियों की मतलब असम में रहने वाले लोगों को सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हेरिटेज के प्रोटेक्शंस को बढ़ावा देना है और उनको संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक वे में इसको प्रोटेक्शन करने की गारंटी भी देता है। समिति इन प्रावधानों को लागू करने के लिए 1985 में अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगा और इसमें क्या किया गया है कि असम एकॉर्ड के सेक्शन 6 में यह कहा गया है कि 1985 के जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को फिर से रिव्यू किया जाएगा, उसकी समीक्षा किया जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि व्हाई वाज द असम एकॉर्ड, यानी असम एकॉर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी। 1971 जब पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहां के लगभग 10 लाख लोग असम में 1971 में जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो रहा था तो पाकिस्तान यानी वेस्टर्न पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया और अटैक करने की वजह से वहां से मतलब कि बांग्लादेश से लगभग 10 लाख लोग माइग्रेट करके कहां चले गए, असम में चले गए। और बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में अवैध रूप से रहने लगे। जैसे ही बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हो गया यानी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया तो मैक्सिमम जो थे बांग्लादेशी से जो माइग्रेट करके असम में रहने वाले लोग जो थे अपने देश वापस चले गए, लेकिन बहुत सारे जो बांग्लादेशी जो थे असम में इलीगल रहने लगे।
1971 के बाद जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम में आते रहे, तब स्थानीय लोगों को लगा कि ये लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी लोग जो थे ज्यादातर आएंगे तो उनके रिसोर्सेज को यूज करेंगे, उनके लगभग सभी चीजों को यूज करेंगे। इससे असम वालों को थोड़ा सा इस बात का डर हुआ कि ये मैक्सिमम चीजें क्या होगा कि ये लोग रिसोर्स को यूज कर लेंगे। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक संघर्ष शुरू, एक मूवमेंट शुरू किया और उसी के आधार पर ये असम एकॉर्ड की आवश्यकता पड़ी। इस तरीके से जनसंख्या में हो रहे बदलावों ने असम के मूल निवासियों सांस्कृतिक, राजनैतिक और सुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी, जिससे वहां के मूल निवासियों में भाषाई आधार पर सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से क्या हो गए, असुरक्षा महसूस करने लगे। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप 1978 के आसपास एक आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व वहां के ऑल इंडिया, जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम गण संग्राम परिषद के हाथों में था। ये दोनों ने मिलकर इन बांग्लादेशियों, इलीगल जो माइग्रेंट थे, अवैध प्रवासी जो थे, उनको अपने देश वापस करने के लिए एक मोर्चा और संघर्ष शुरू किया। इसी समय इस मांग ने जोर पकड़ा और विधानसभा चुनाव कराने से पहले विदेशी घुसपैठियों की समस्या का हल निकाला जाए। और ये कहा गया कि उसी समय विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इससे पहले ये कहा गया कि असम के चुनाव होने से पहले इन सभी चीजों को क्लियर कर लिया जाए, तब इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के अलावा आंदोलनकारियों ने 1961 के बाद राज्य में आने वाले लोगों को वापस भेजे जाने या उन्हें कहीं और बसाने की मांग की। इन्हीं मुद्दों को लेकर आंदोलन उग्र होता गया और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होने लगा। और इस तरीके से ये कहा गया कि 1961 के बाद जो लोग आए हैं 1971 से पहले, उनको कहीं बसाने की मांग लेकर भी चले गए। 1983 में विधानसभा के चुनाव में बड़ी आबादी ने मतदान का बहिष्कार किया। इसी दौरान राज्य के आदिवासी, भाषाई और सांप्रदायिक पहचान के नाम पर बड़े पैमाने पे हिंसा हुई, मतलब बहुत ज्यादा हिंसा हुई, इतनी बिगड़ी कि 1984 में आम चुनाव में राज्य के 14 संसदीय क्षेत्रों का चुनाव नहीं हो पाया। और जब नहीं हो पाया तब ये लगा कि रियल में इस पे कोई नियम कानून और एक प्रावधान तैयार करना चाहिए। और इसी के आधार पर 1984 में क्या हुआ कि असम एकॉर्ड की चीजें शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं कि असम एकॉर्ड बेसिकली है क्या। ये व्हाट इज असम एकॉर्ड। असम के घुसपैठियों के खिलाफ 1979 के लंबे आंदोलन के 1983 में भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिए बातचीत प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1985 में केंद्र सरकार और अंदर जितने भी जो आंदोलन करने वाले के बीच एक समझौता हुआ और उसी समझौते को हम लोग असम एकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो असम एकॉर्ड किसके किसके बीच हुआ? भारत सरकार, केंद्र सरकार और जो आंदोलनकारी जो थे आशू और जो असम गण परिषद जो थे, इन दोनों के बीच, ये आंदोलनकारी उन्हीं के बीच। तो असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कुछ अन्य संगठनों, भारत सरकार के बीच यह समझौता ही असम समझौता कहलाता है, असम एकॉर्ड के नाम से जाता है। अब इस समझौते के अनुसार क्या कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों से यहां जाना होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ध्यान देना, असम एकॉर्ड में बहुत क्लियरिटी के साथ यह बातें कही गई है कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में जितने भी बांग्लादेशी आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको वापस अपने देश जाना होगा।
और 1951 से 1961 के बीच असम में आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान देने का अधिकार फैसला लिया गया। ध्यान देना, इसमें यह भी कहा गया कि 1951 से लेकर 1961 के बीच में जो लोग आए हैं उनको पूर्ण नागरिकता भी दे दी है, यहाँ का सिटीजनशिप देने का प्रावधान किया गया और उनको मतदान, ऑब्वियस है कि जब यहाँ का सिटीजनशिप हो जाएगा तो मतदान देने का भी अधिकार हो जाएगा। इस समझौते में अब ध्यान देना 1961 से 71 के बीच असम आने वाले लोगों की नागरिकता एवं अन्य अधिकार दिए गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ध्यान देना, यहां एक और अच्छी बातें कही गई है। 1961 से लेकर 1971 के बीच असम में आने वाले जितने भी लोग थे उनको क्या हो गया, नागरिकता, आने वाले लोगों की नागरिकता एवं अन्य अधिकार दिए गए, लेकिन क्या किया गया कि मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया, अदर जो उनके अधिकार होने चाहिए वो सभी अधिकार देने की बात कही गई थी, और उसमें यह बताया गया था कि उसको मतदान देने का अधिकार नहीं है। ध्यान देना, 1961 से लेकर 1971 के बीच जो लोग आए थे उनके विषय। इस समझौते के पैराग्राफ में एक कहा गया है कि 25 मार्च 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा और ऐसे विदेशी को बाहर निकालने के लिए तात्कालिक व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे। और यह भी कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद जो असम में आने वाले विदेशी थे उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा निष्कासन किया जाएगा। इस समझौता के तहत विधानसभा भंग करके 1985 में चुनाव कराए गए, जिसमें नवगठित असम गण परिषद को बहुमत मिला और आसू के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया था। असम अकॉर्ड में 1985 में असम गण परिषद को क्या हुआ कि बहुमत मिला था और आसू के अध्यक्ष जो थे प्रफुल्ल कुमार महंत को क्या किया गया, असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समझौते में मतलब असम अकॉर्ड में आर्थिक विकास के लिए पैकेज भी दिए गए, मतलब कि इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ से क्या किया गया कि उनको पैकेज दिया गया। असमिया भाषी लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान सुरक्षित रखने के लिए विशेष का, और कहा जाता है कि जो सेक्शन 6 में दिया गया है, जैसा में जो एकॉर्ड का सेक्शन 6 है कि यहाँ के लोगों की जो कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, हेरिटेज के स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया है कि विशेष मतलब स्पेशल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए गए ताकि इनकी सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान को सुरक्षित किया जा सके। इसी के साथ असम समझौते मतदाता सूची में भी संशोधन किया गया। तो असम अकॉर्ड में ये बातें कही गई थी। संक्षिप्त में आपको बताएं, 15 अगस्त 1985 में राजीव गांधी और असम में जो आंदोलनकारी थे उनके बीच हुआ था, और उसी के बाद इसके कुछ प्रावधान थे कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश में आने वाले, चाहे हिंदू मुसलमान है, वो यहाँ के नागरिक और किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनको वापस भेजना होगा। लेकिन 1951 से लेकर 1961 के बीच में आए उनको पूर्ण नागरिकता और मतदान देने का भी अधिकार दिया गया। 1961 से लेकर 1971 के बीच जो लोग आए थे उनको अधिकार तो सब कुछ दिया गया, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। और इसी के रेफरेंस में क्या होगा कि 1985 में असम में क्या किया गया कि चुनाव कराया गया, जिसमें असम गण परिषद के जो प्रफुल्ल कुमार महंत को असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। और वहां के जो सेक्शन 6 में जो कहा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष प्रावधान लाया गया था, और असम समझौते के अनुसार मतदान सूची में भी संशोधन करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया था। सरकार ने पिछले 3 दशकों से अधिक समय के ठंडे बस्ते में पड़े असम समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय में एक उच्च स्तरीय सरकार ने बोडो समुदाय से संबंधित लंबे मुद्दों को समाधान के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है। अभी यह समिति असम समझौते
के 6 के संदर्भ में संवैधानिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन देने की भी सिफारिश करी गई। और असम समझौते यानी असम एकॉर्ड के सेक्शन 6 में लागू 1985 में अब तक किए गए प्रभावों का इवेल्युएशन भी करेगा। इवेल्युएशन नाम असम एकॉर्ड का इवेल्युएशन भी किया जाएगा और सभी जो हित धारकों के विचार विमर्श करेगी। असमिया लोगों के लिए असम विधानसभा में स्थानीय निकायों के आरक्षण सीटों के संख्या का आकलन भी करेगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि असम विधानसभा में जो लोकल जो निकाय है उनमें आरक्षण देने का, रिजर्वेशन देना और सीटों का आकलन करने का भी प्रावधान है। असमी एवं स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने का भी उसमें असम और उनके लोकल लैंग्वेज, असमी और उसके लोकल लैंग्वेज को भी प्रोटेक्शन देने की बात कही गई। असम सरकार के तहत रोजगार और आरक्षण में प्रश्न की तरीके भी सुलझाएगी। रोजगार में आरक्षण देने का भी प्रावधान किया गया। असमिया लोगों को कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने के लिए उनको आवश्यकता से ये सारी चीजें प्रावधान किया जाएगा। समिति के गठन से असम समझौते का रिव्यू किया जाएगा और पूरी तरीके से लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा और असम के लोगों को लंबे समय से ये चली आ रही प्रॉब्लम ये समाप्त होगी। तो ध्यान देना, हाई लेवल कमेटी बनाने का मेन उद्देश्य है कि असमी लोग जो हैं या असम के रहने वाले लोग हैं, उनकी चाहे भाषाई आधार हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो, हेरिटेज हो, उनको प्रोटेक्शन करना, उसको कंजर्व करना और उनके लिए मॉडिफाई और उनके लिए स्कीम्स बनाना और उनको रिजर्वेशन देना, उनके लगभग मल्टी डायमेंशनल इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक ऐसी प्रक्रिया का फॉर्मेशन करना है ताकि वहां सद्भावना हो और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो। इसी के रेफरेंस में बोडोलैंड इशूज भी आता है। तो बोडोलैंड ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम हिस्से की ये सबसे बड़ी जनजाति है। तो ध्यान देना, असम रीजन के सबसे बड़ी जनजाति जो है बोडो जनजाति है और 1960 के दशक में बोडो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और 1960 में बोडो अपने लिए, क्योंकि वहां बोडो लोग जो थे अपने भाषा और जाति के आधार पर, क्या अपने समुदाय के आधार पर इन्होंने अपने अलग स्टेट की मांग की। असम में इनकी जमीन पर अन्य समुदाय आकर बसना और जमीन पर बढ़ता दबाव बोडो के असंतोष की वजह, और जहां ये आदिवासी क्षेत्र है, जहां इनका हैबिटाट प्लेस है, अदर लोग आते गए और इस तरीके से उनका जो क्षेत्र हो गया किसी दूसरे के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया। और अलग राज्य में बोडो आंदोलन 1980 के दशक के बाद हिंसक घटनाएं हुई और 3 पार्टों में बट गया था। पहले के नेतृत्व ये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने किया, जो अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा समूह बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स जो था, ध्यान देना, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग ये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो अलग राज्य का डिमांड कर रहा था। दूसरा जो समूह था बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स था, जिसने अपनी ऑटोनोमस, ये भी ऑटोनोमस चाह रहे थे। तीसरा जो था ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, जिसने मध्यम मार्ग की तलाश करते हुए राजनीतिक समाधान की मांग किया। मतलब ये जो तीसरा, इसको हम लोग कहते हैं कि बोडोलैंड जो इशू है वो 3 पार्टों में हो। इसको हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये फर्स्ट पार्ट था जिसका अलग राज्य का डिमांड था। दूसरा था बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स, इसका ये डिमांड था कि हमें ऑटोनोमस कर दिया जाए। और तीसरे का ये एक मिडिल पाथ अपनाने की कोशिश किया और उसको पॉलिटिकली समाधान खोजने की कोशिश किया। बोडो अपने क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन पर जो वर्चस्व चाहते उन्हें 2003 में मिले, तब बोडो समूह को हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा की राजनीति में आने में सहमति जताई थी। और ध्यान देना, बोडो जनजातियों को 2003 में ये सारी सुविधाएं देने के लिए प्रावधान किया गया और बोडो समझौता 2003 पे समझौते किए गए और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड को क्या कर दिया गया, एक क्षेत्रीय परिषद, एक रीजनल काउंसिल के रूप में गठित कर दिया गया। अब है इनर लाइन परमिट। एक आधिकारिक
ये क्या होता है कि ये ट्रेवलिंग जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे संबंधित राज्य और जिस राज्य में आप ट्रेवलिंग करेंगे यानी ट्रेवल यानी कि यात्रा करेंगे वो राज्य सरकार इस दस्तावेज को ये डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, जारी करता है। यह भारतीय नागरिकों के देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए अनुमति देता है और कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है भारतीय नागरिकों को वहां अनुमति देता है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1983 पर लागू किया गया था। यह जो एक्ट जो था वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स और ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स नागरिक को संरक्षित क्षेत्रों में प्राय घुसपैठ किया करते थे। और ये कहा कि जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो ट्राइबल लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइन परमिट की किया गया था ताकि कोई बाहरी उसमें एंट्री न कर सके। इसके तहत दो समुदायों के वे एक विभाजन किया जाता है जिसको इनर लाइन नामक एक काल्पनिक रेखा का एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है और दोनों पक्ष के लोग बिना परमिट से एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और इसमें आदेशित किया जाता है कि विदाउट परमिट ये आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है। और इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि इनर लाइन परमिट ये आप देख सकते हैं कि ये और ये इनर लाइन परमिट की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट पूरी तरीके से है, नागालैंड में इनर लाइन परमिट है और त्रिपुरा में लगभग 70% सिक्स शेड्यूल कवर और 70% ज्योग्राफिकल फीचर पे क्या ज्योग्राफिकल एरिया में क्या है कि आपका इनर लाइन परमिट है। मिजोरम में भी पूरी तरीके से इनर लाइन परमिट के अंतर्गत, मेघालय के भी सिक्स शेड्यूल वाले एरिया को छोड़कर अगर देखा जाए तो कुछ रीजन को इनर लाइन परमिट के अंतर्गत रखा गया है और असम के कुछ डिस्ट्रिक्ट को भी जो सिक्स शेड्यूल में उसको भी इनर लाइन परमिट में चीजें डिफाइन किया गया है। और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मेन पॉइंट ऑफ आईएलपी मतलब इनर लाइन परमिट, नागालैंड दीमापुर जिले के अभी तक इनर लाइन परमिट में व्यवस्था से बाहर रखा गया है, क्योंकि राज्य का महत्वपूर्ण बारीक या मिस्त्री यहाँ क्या होती कि ये जो दीमापुर जो है, नागालैंड का जो दीमापुर है वहाँ इनर लाइन परमिट इसलिए नहीं रखा गया है कि यह एक कॉमर्शियल प्लेस है और यहाँ विभिन्न प्रकार और विभिन्न प्लेस से आए हुए एक मिक्स पॉपुलेशन निवास करती है, इसलिए यहाँ इनर लाइन परमिट नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ जो आर्थिक स्थिति है वहाँ स्थितियां खराब होने लगेगी। हाल ही में मणिपुर में आईएलपी के दायरे में शामिल किया गया है, अभी मणिपुर को आईएलपी के अंतर्गत लाया गया है। इस प्रकार सिक्किम, असम और त्रिपुरा के गैर आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सीएबी नियम लागू नहीं होंगे। जो सीएबी जो ये सिक्किम, असम और त्रिपुरा के गैर आदिवासी छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में सीएबी ये सिटीजन एक्ट बिल लागू नहीं होंगे। दीमापुर में आईएलपी व्यवस्था लागू करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के धारा सेक्शन 2 में के अंतर्गत नागालैंड के राज्यपाल ने आदेश जारी किया था। इस व्यवस्था को विस्तारित करने एक्सटेंशन करने के लिए दीमापुर में रहने वाले प्रत्येक गैर मूल निवासी जिन्होंने 21 नवंबर 1979 से पहले जिले में प्रवेश किया है, अनिवार्य होगा कि वह आदेश जारी होने के 90 दिनों के अंदर आईएलपी प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना, दीमापुर में जो गैर मूल निवासी है, जो वहां का डोमिसाइल नहीं है और पहले से प्रवेश किया है, उसके लिए अनिवार्य होगा कि 90 दिन के लिए आईएलपी प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में अपवाद के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी। 21 नवंबर में दीमापुर में प्रवेश करने वाले जो गैर मूल निवासी है, जिन्होंने इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर से यह प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है, तो उसके लिए आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी। वो गैर मूल निवासी जो अपना यात्रा के दौरान दीमापुर से होकर गुजर रहे हैं, उनके पास कोई वैध दस्तावेज हो, तो ये अगर कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है और तो उसके लिए भी आईएलपी की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारा है सिटीजनशिप चार्टर एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं, तो आजकल ये सुर्खियों में रहा है। हाल में संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
लागू किया है, जिसके माध्यम से नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया है। और इसी संशोधन में ये कहा जाता है कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को यह किस प्रकार से किया गया है, तो आर्टिकल 11 of Indian Constitution empower Parliament to make any provision with respect the acquisition and termination of citizenship, all other matter relating to citizenship। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 11 में संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, नागरिकता को प्राप्त करने और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में कोई भी उपबंध करने हेतु सशक्त करता है। यानी कि आर्टिकल 11 जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद को सशक्त बनाया है कि सिटीजनशिप संबंधित कोई भी नियम कानून बना सकता है, चाहे सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए या सिटीजनशिप खत्म करने के लिए। Citizenship Amendment Act 2000 provided that illegal migrant will not be eligible to apply for citizenship by either registration or naturalization। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया कि अवैध प्रवासी पंजीकरण या देशीकरण दोनों के माध्यम से नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। सेक्शन 2 फर्स्ट बी सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफाइंड इलीगल माइग्रेंट एंड फॉरेनर। नागरिकता अधिनियम 1955 यानी 1955 के धारा 21B में अवैध प्रवासी को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि सेक्शन 2AB में यह बताया गया है कि इलीगल माइग्रेंट कौन होगा। तो पहले इंटर द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट और वीजा। पासपोर्ट या वीजा जैसे वैध दस्तावेज, यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है वो इलीगल माइग्रेंट होगा। इंटर विद द वैलिड डॉक्यूमेंट्स बस स्टे बियॉन्ड द परमिटेड टाइम पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि वैध दस्तावेज के साथ देश में प्रवेश करता है, लेकिन भारत में उस समय अवधि के अतिरिक्त समय तक रहता है जितनी अवधि के लिए उसे अनुमति प्रदान की गई है। मतलब उसको अगर रहने के लिए 6 महीना दिया गया है तो 6 महीना रहने के बजाय वो 6 महीना से ज्यादा रहता है, वो भी इलीगल माइग्रेंट के अंतर्गत आता है। अब आपको ध्यान देना होगा कि सिटीजनशिप हाउ एवर द कंसिडर द plight and minority in these countries, some concession has been recent times such as। हालांकि सच एज की बात कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रावधान कुछ कंट्रियों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि कुछ नियम भी बनाए गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के अल्पसंख्यक दयनीय स्थिति को देखते हुए विगत कुछ वर्षों में रियायत दी गई है। फॉरेनर एक्ट या फॉरेनर्स एक्ट 1946 regulates the entry and departure of foreigners in India, ये and the passport entry into India Act 1920 mandate foreign and carry passport empower the central government imprison and deport illegal migrant। उल्लेखनीय है कि विदेशी विषयक अधिनियम 1946 यह अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश एवं प्रस्थान को विनियमित करता है, यानी कि उसको रेगुलाइज करता है। और पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920
यह अधिनियम विदेशियों को पासपोर्ट रखने का अध्यादेश प्रदान करता है। केंद्र सरकार को अवैध प्रवासियों को कारावास की सजा एवं निर्वासित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ध्यान देना, विदेशी, ये जो लिखा है फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के आधार पर जो इलीगल माइग्रेंट हैं उनको कारावासित किया जा सकता है। In 2015-16, 2 notifications were issued central government exempting a certain group of illegal migrants from provision 1946 and 1920 acts. वर्ष 2015-2016 में केंद्र सरकार ने 2 अधिसूचना जारी करके अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को जो 1946 और 1920 के अधिनियमों के प्रावधान से छूट प्रदान की है, इस समूह के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। वो कौन कौन सी? These group are Hindus, Sikh, Buddhist, Jainis, Farsi और Christian from Afghanistan, Bangladesh, Pakistan who arrived in India on or before December 31st, 2014. इसके अंतर्गत निम्नलिखित समूह सम्मिलित किए गए हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान से आए, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बुद्ध मतलब बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। This implies that the group illegal migrant will not be deported and imprisoned for being in India without valid documents. यह आशय है कि इन अवैध प्रवासियों के समूहों को वैध दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने हेतु निर्वासित नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें कारावासित किया जाएगा, न उन्हें जेल भेजा जाएगा और न उन्हें किसी भी तरीके के सजा दिया जाएगा। A citizenship amendment bill was introduced in Parliament 2016 but the bill got lapsed. 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संशोधन में पुनर्स्थापित किया गया लेकिन इसे पास नहीं हो पाया। तो ध्यान देना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले, उस दिन या पहले भारत, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म के आते हैं और वो इलीगल माइग्रेंट भी हैं, उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनको किसी भी तरह के सजा और कारावासी यानी जेल नहीं भेजा जाएगा। अब है प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019। तो उसमें क्या क्या बताया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान क्या है? The amendment provides the illegal migrant who fulfill 4 conditions, ध्यान देना, 4 conditions will not be treated as illegal migrant under the act. इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अवैध प्रवासी को इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, जिसके मुख्यतः 4 कंडीशंस हैं। अब वो 4 कंडीशंस क्या क्या है? दे आर हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। यदि वो क्या हो कि हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से हैं,
दे फ्रॉम, कहां से वो आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश के हो और अफगानिस्तान से आए हो, और वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंट्री कर चुके हो। पहले यदि उन्होंने 31 मार्च 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया हो तथा वे संविधान की 6ठी अनुसूची में सम्मिलित कुछ जनजाति क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा या इनर लाइन परमिट के तहत आने वाले क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में नहीं रह रहे हैं। ध्यान देना, ये कुछ एक्सेप्शन में, ये जो इनर लाइन परमिट हो गया और त्रिपुरा इंक्लूड 6 शेड्यूल एरिया हो गया, इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये इन सारी चीजों में अगर शामिल नहीं नहीं रह रहे। दिस ट्राइबल एरिया इंक्लूडेड ये कार्बी एंगलोंग इन असम, गारो हिल्स इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स। इन जनजाति क्षेत्रों में कार्बी आंगलांग, असम, गारो हिल्स, मेघालय, चकमा जिला मिजोरम और त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला शामिल है। ऑल लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एबर कैटेगरी माइग्रेंट ये रेस्पेक्ट ऑफ देयर इलीगल माइग्रेंट सिटीजन टू बी क्लोज्ड। अवैध प्रवासन या नागरिकता के संबंध में प्रवासियों की इन श्रेणियों के विरुद्ध सभी कानूनी कार्रवाई बंद हो जाएगी। मतलब इसके तहत इस एक्ट के थ्रू या इस नागरिकता संशोधन अधिनियम के थ्रू ये लगभग उनके अवैध प्रवासन एवं नागरिकता के संबंध में प्रवासियों के इन श्रेणियों के विरुद्ध सभी कानूनी कार्रवाई बंद हो जाएगी। अब इसका प्रावधान, द पीरियड has been reduced from 11 years to 5 years for every category of migrant. The 1955 allowed the person to apply the citizenship and naturalization if the person meets certain qualification. One the qualification is the person must have the resided India, has been the central government services for the last 12 months at least 11 years of preceding 14 years. प्रवासियों की उपयुक्त श्रेणियों के लिए जो नेचुरलाइजेशन की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो नेचुरलाइजेशन की जो पहले प्रक्रिया थी वो 11 वर्ष की थी, अब घटा के कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। अब कहा गया है कि 1955 के अधिनियम के द्वारा एक व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता अर्जन करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है यदि वह निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करता है। और निम्नलिखित योग्यताओं में क्या क्या होता है, उसमें यह कहा गया है कि यदि वो भारत में रह रहा हो, विगत 12 महीने से भारत सरकार की सेवा में हो और विगत 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ग्राउंड फॉर द काउंसलिंग ओसीआई रजिस्ट्रेशन, ये यानी प्रवासी भारतीय नागरिकों के पंजीकरण को रद्द, ये ग्राउंड फॉर कैंसलिंग ओसीआई रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि प्रवासी भारतीय नागरिक के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आधार। The amendment provided that the central government and cancel registration OCI if the OCI have the violated Citizenship Act of any other law so notified by the central government also card holder to be given an opportunity to be heard. यह प्रावधान किया गया है, यानी कि इस संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार ओसीआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है यदि ओसीआई कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम या केंद्र सरकार अधिसूचित किसी अन्य कानून को उल्लंघन करता है। हालांकि कार्ड धारक की सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। द एक्ट provide the central government may cancel registration of OCI of 5 ground including registration through the fraud, swing and
disaffection of the constitution and engaging with the enemy during war, necessity and interest of sovereignty of India, security of state public interest are within a 5 years registration OCI have been since ये sentenced या imprisonment of 2 years more। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार ओसीआई के पंजीकरण को निम्नलिखित 5 आधारों पर रद्द कर सकता है। पहला, फ्रॉड के मामले में, यानी कि धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण कराना। दूसरा है स्वयं डिसअफेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान के प्रति अनादर या असंतुष्टि प्रकट करना। और तीसरा है एंगेज्ड विद द एनिमी ड्यूरिंग वार, ये कहा गया है कि युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संबंध। और चौथा है नेसेसिटी इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर। और पांचवा कह रहा है कि if within the 5-year registration of question has this and imprisonment of 2 years more, यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर ओसीआई कार्ड धारक को 2 वर्ष या उससे अवधि के लिए कारावास की सजा मिली हो तो भी क्या हो सकता है कि उनकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है। अब आर्गुमेंट ऑफ फेवर ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो कि कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। और वह तर्क क्या है? और उस तर्क से पहला ये है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का नेहरू लियाकत पैक्ट also as the Delhi Pact signed by 1950 sought and provide certain safeguard and right of the religious minorities like unrecognition of force and conversion and returning and abducted women and looted property। धार्मिक उत्पीड़न, ये प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है धार्मिक उत्पीड़न। दिल्ली पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध 1950 में जो नेहरू लियाकत द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में धार्मिक अल्पसंख्यकों को कुछ उपाय और अधिकार दिए गए, जैसे जबरन धर्मांतरण को गैर मान्यता और अपहरण किया वह महिलाओं तथा लुटी हुई संपत्ति को वापस करना। हाउएवर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश have state religions with discriminatory blasphemy and law, religion violence and force, ये तो कन्वर्सेशन विथ रिजल्टेड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एंड माइनॉरिटी ग्रुप। हालांकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में राजकीय धर्म का प्रावधान है, इनका अपना एक धर्म है, जहां भेदभाव, ईश्वर की निंदा, कानूनी धार्मिक हिंसा और जबरन धर्मांतरण के परिणाम स्वरूप अल्प समूहों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, जो अल्पसंख्यक समूहों का धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। फॉर इंस्टेंस 1951 द नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन 23.20 एंड बांग्लादेश विच अराउंड 90.2011 सेंसस। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में 1951 में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी 23.20% थी, जबकि 2011 में यह घटकर 9.6% रह गई है। अब होता है इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन का मतलब होता है फ्रॉम नाइबरिंग कंट्री हैज बीन ये कंटिन्यूअस इशू एंड डिकेड ड्यूरिंग द 6-year long agitation and started 1979 Assam the protest and demand the
identification and deported the all illegal foreigner and predominantly Bangladesh immigrants. This act would differentiate between illegal migrant and prosecuted ये community seeking refugee. अवैध प्रवासन पड़ोसी राष्ट्रों से अवैध अप्रवास दशकों से यह विवादास्पद मुद्दा रहा है। उदाहरण के लिए असम में वर्ष 1979 में शुरू हुआ और लगभग 6 वर्षों तक चले आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सभी अवैध अप्रवासियों, मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए अप्रवासी की पहचान और उनके निर्वासन की मांग की थी और इस अधिनियम अवैध अप्रवासियों और शरण मांगने वाले उत्पीड़ित समुदायों के मध्य अंतर करेगा। और ये है जो इस एक्ट के पक्ष में यह आर्गुमेंट दिया गया है, तर्क दिया गया है। अब ये हो गया है कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या है, अगेंस्ट एंड अमेंडमेंट ऑफ दिस एक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री का मतलब होता है देशों का वर्गीकरण, और देशों का वर्गीकरण का मतलब क्या होगा? इट इज नॉट क्लियर द माइग्रेंट फ्रॉम द कंट्री आर डिफरेंशिएट फ्रॉम माइग्रेंट फ्रॉम अदर नाइबरिंग कंट्री सच एज श्रीलंका, Buddhist as state religion, Myanmar, primacy of Buddhist. Sri Lanka has the history of persecution and linguistic minority in the country, the Tamil Elam. Myanmar has the history of persecution religious minority, the Rohingya Muslims. देशों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्री का यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इन देशों से आए हुए प्रवासियों अन्य पड़ोसी राष्ट्रों जैसे श्रीलंका में राजकीय धर्म बौद्ध है, म्यांमार में बौद्ध धर्म की प्रधानता है, से आए प्रवासियों से पृथक क्यों किया गया। मतलब इस एक्ट में इन राष्ट्रों को क्यों नहीं लिया गया। जैसे हम बात करते हैं कि जबकि श्रीलंका में वर्षों से एक भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय तमिल इलम का उत्पीड़न हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, लेकिन फिर भी इस एक्ट में उसको स्थान दिया नहीं गया। दूसरा, अगर हम बात कर लें कि म्यांमार से भी रोहिंग्या मुसलमान जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का इतिहास रहा है, तो उसको इस एक्ट में क्यों नहीं रखा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी द अमेंडमेंट सिंपली इन ये मेंशन द 6 माइनॉरिटी कमेटी एंड देयर नो मेंशन एंड द प्रोसिक्यूटेड, ये जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी एंड रिलीजियस prosecution, so ideally it should not be differentiate between religious ये prosecution and politically persecution, moreover exclusion ये prosecution, religious prosecution and moreover exclusion Muslim, Jew and atheist from CAA is said to violation Article 14 Constitution. For example, ये प्रोसिक्यूशन आपको रिलेशन लाइक सिया, हजारा, अहमदिया, मुस्लिम्स इन पाकिस्तान हु कंसिडर नॉन मुस्लिम इन द कंट्री, द मर्डर एथिस्ट एंड बांग्लादेश आल्सो बीन नोटिस्ड। कहने का मतलब यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ये माइनॉरिटीज जो किया गया था, जो अल्पसंख्यक समुदायों का वर्गीकरण किया गया था, सीए में केवल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को ही उल्लेख किया गया है, जिसमें उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों या धार्मिक उत्पीड़न का उल्लेख नहीं है। इसलिए आदर्श रूप से यह धार्मिक उत्पीड़न या राजनैतिक उत्पीड़न के मध्य अंतर नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सीएए में मुसलमानों, यहूदियों तथा नास्तिकों को बाहर रखने को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी जो आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में वर्षों से सिया, हजारा एवं अहमदिया मुसलमान, जिसे वहां गैर मुसलमान माना जाता है, जैसे धर्मावलंबियों का उत्पीड़न होते आया है। बांग्लादेश में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा
नास्तिकों की हत्या की जा रही है, तो इसको इस एक्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया है? इसके शामिल न करने की मेन वजह क्या हो सकती है? अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एंट्री, प्रवेश की तिथि के आधार पर वर्गीकरण। CAA also offer differentiate treatment of migrant based on their date of entry into India, whether they entered India before the after December 31st 2014। ये प्रवेश की तिथि, भारत में प्रवेश की तिथि के आधार पर प्रवासियों के मध्य अंतर करता है, अर्थात इसमें केवल उन प्रवासियों की नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख है जिनमें भारत में 31 दिसंबर 2014 या इसके पूर्व में प्रवेश किया है। अगेंस्ट द लेटर स्पिरिट ऑफ असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड, असम समझौते के प्रावधान और भावना के विरुद्ध। असम समझौते के तहत the Assam Accord put up date detection and deportation of foreigner Assam as March 25th 1971, whereas other state it was 1951. Say extend cut off the NRC from the 25th March 1971 to 31st December 2014. CA extended cut-off date NRC 25th March 1971 to ये 31st दिसंबर 2014। असम समझौते के अनुसार, असम समझौते के तहत विदेशियों की पहचान और निर्वासन हेतु 25 मार्च 1971 के तिथि नियत की गई थी, जबकि अन्य राज्यों के लिए कट ऑफ ईयर 1951 है। जबकि CAA में NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के लिए जो कट ऑफ डेट ये 25 मार्च 1971 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है, 31 मार्च 2014 किया गया है। कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन, giving the central government the power and prescribe the list of law whose violation result and cancellation OCI registration amount of excessive ये delegation power by the legislature। OCI के पंजीकरण को रद्द करने के संबंध में प्रावधान। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ने उन कानूनों की सूची को निर्धारित करने की शक्ति दी जिसके उल्लंघन के परिणाम स्वरूप OCI का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इसे विधायिका द्वारा कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति देने का अधिकार के तौर पे देखा जा रहा है। उसके बाद ये है इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस, विदेशियों संबंधों पे प्रभाव। The amendment implies the religious persecution of the Hindu minority Bangladesh as one of the reason for the amendment, and also implies the Muslim migrant from the Bangladesh with the thrown out. This invites in trouble from Bangladesh with bearing on bilateral issue. India's strong commitment and civic nationalism and religious pluralism has been important pillar on which India's strategic partnership with US and West have been built, which may imperil। CA में यह निहित किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक का धार्मिक उत्पीड़न संशोधन के कारणों में से एक है। इसका उद्देश्य या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश से आए मुस्लिम प्रवासियों को निर्वासित किया जाएगा। ऐसे में यह द्विपक्षीय मुद्दे को प्रभावित करने के साथ साथ बांग्लादेश के साथ संबंधों को भी खराब करेगा और नागरिक राष्ट्रवाद और धार्मिक बहुलवाद के प्रति भारत की जो सुदृढ़ प्रतिबद्धता ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिन पर अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भारत की रणनीति साझेदारी विकसित हुई थी, यह संभावना व्यक्त की गई है कि इससे रणनीतिक साझेदारी पर भी
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके आधार पर हम लोग कहते हैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट के ये प्रतिकूल प्रभाव के ये चीजें हैं। अब इसके बाद देखेंगे लिंक बिटवीन ये एनआरसी और एनपीआर, ठीक है। तो कहा गया कि द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड लिस्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड यूजुअल रेजिडेंट ऑफ कंट्री हु हैज बीन रिसाइडिंग इन लोकल एरिया for at least last 6 months instead of the particular location for 6 months, so NPR may be foreigner as well. However, the after list resident and create if the nationwide NRC needed to, it could be done by verify and citizen from the that list, so NRC undertaken would flow the NPR. NRC और NPR के मध्य जो संबंध या लिंक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों की एक सूची है। देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो कम से कम विगत 6 माह से किसी स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो या अगले 6 माह के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है। इसलिए एनपीआर में विदेशी व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद यदि यह राष्ट्रव्यापी एनआरसी की आवश्यकता पड़ती है तो एनपीआर की सूची के आधार पर नागरिकों को सत्यापित किया जा सकता है, जस्टिफाई किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। इसलिए यदि भविष्य में एनआरसी तैयार की जाएगी तो वह एनपीआर के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि एनपीआर के आधार पर भी एनआरसी तैयार होगा। अब है एनआरसी और सीएए, और सीएए को किस तरीके से यह लिंक करता है। तो अकॉर्डिंग दिस सेक्शन ये कहा गया है, according this section 14A Citizenship Act 1950 inserted by the Citizens Amendment 2003, the central government compulsorily registered every citizen of India and issued national identity card him. The central government maintained the national registered India NRIC and that purpose established ये national registration authority, registration general of appointment under registration birth date Act 1969 shall act national registration authority and he shall function and register general of citizen registration to implement CA citizen. All legal migrant have the identified, so national registered NRIC necessary for stay. नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 14A जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में यह उसको स्थापित किया था, उसके अनुसार यह बताया गया है कि केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत कर सकती है और उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। केंद्र सरकार एनआरसी को बनाए रख सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की स्थापना कर सकती है। उसके बाद कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के तहत नियुक्त भारत का रजिस्ट्रार जनरल राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और यह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी कार्य करेगा। यानी इसको दो कार्य दिया गया है, एक तो राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेगा और वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन के तौर पे भी कार्य करेगा। सीएए के क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में नागरिकों को अवैध प्रवासियों की पहचान की जानी है, इसलिए एनआरआईसी इस प्रक्रिया का प्रथम चरण है, क्योंकि सीएए तभी अच्छे तरीके से लागू हो पाएगा जब एनआरसी को अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में देखेंगे द इंडिया डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वेलफेयर एंड सेकुलर state progressive constitution article 21
provided the right of dignified life, so become the moral obligation of the state allied the fear and minority community, if any. Hence, classification the CAA and basis of country origin of religious minority can be made more inclusive. भारतीय लोकतंत्र कल्याण एवं पंथ निरपेक्ष राज्य की अवधारणा तथा एक प्रगतिशील संविधान पर आधारित है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है कि वह अल्पसंख्यक समुदायों के, ये प्रोग्रेसिव संविधान पर आधारित है, जहां आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन यानी कि राइट ऑफ डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, यानी कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में यह राज्य का यह नैतिक दायित्व होगा, मोरल ऑब्लिगेशन होगा कि वह अल्पसंख्यक समुदायों की आशंकाओं को दूर करे यदि कोई हो। इसलिए मूल देश, कंट्री ऑफ ओरिजिन एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के आधार पर सीएए में किए गए वर्गीकरण को अधिक समावेशी बनाया, इंक्लूसिव बनाया जा सके। Moreover, India should be enact refugee law, whether in right to live a life without fear and confinement can be protected if the fear is the people may seek a permanent as ashram UNHCR can work with the officially their voluntary ये repartition and without and rendering long-term refugee ineligible and apply for the citizenship. इसके अतिरिक्त भारत एक शरणार्थी अधिनियमित करना चाहिए जिसमें बिना भय या कारावास के जीवन जीने का अधिकार सुरक्षित हो सके। यदि ऐसी आशंका है कि ऐसे में ये लोग अस्थायी शरण की तलाश कर सकते हैं, तो यूएनएचसीआर आधिकारिक तौर पर लंबे समय तक शरणार्थियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु अपात्र किए बिना, यानी एलिजिबल किए बिना, उसके साथ स्वैच्छिक प्रत्यानयन या प्रत्यावर्तन के लिए काम कर सकता है। यानी स्वैच्छिक क्या कर सकता है कि उसको सौंपा जा सकता है। तो ये इसका कंक्लूजन में हम अगर कहें कि भारत के साथ जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर जैसे है और आर्टिकल 21 जैसे प्रावधान दिए गए हैं, उसके आधार पर सीएए का जो सभी मानकों को तय करता है वह भारतीय संविधान के अनुसार सभी मानकों को तय करता है। अब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का क्या प्रावधान है? रिसेंटली गवर्नमेंट हेल्ड ओवरसीज सिटीजन एक्ट एंड होल्डर्स नॉट बी एंजॉय फंडामेंटल राइट एंड गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हाल में ही सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों कार्ड धारक संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ये चर्चा में रहा है अभी ये बहुत कि मूल अधिकारों को ये अपने क्या हो सकता है कि ये लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो ओसीआई के लिए स्कीम्स क्या है? तो उसके लिए क्या ओसीआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस द अमेंडिंग द सिटीजनशिप 1955 अगस्त 2005। कहा गया है कि इसका स्कीम क्या है? तो ओसीआई योजना का प्रारंभ अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किया गया था। A foreign nation who was eligible and became citizen of India on 16 January 1950 or was a citizen of India on or at any time 16 January 1950 or belong the territory become part of India after 15 August 1947 is eligible for registration as OCI. Minor children, such person are also eligible for OCI. OCI एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को
भारत का नागरिक बनने का पात्र था, अथवा 26 जनवरी 1950 के पश्चात या कभी भी भारत का नागरिक था, या 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत द्वारा जो एरिया अधिकृत है यानी ऑक्युपाइड है उसमें निवासी है, वह ओसीआई पंजीकरण का पात्र होगा। और ऐसे व्यक्ति जो अवयस्क संतान भी ओसीआई पंजीकरण, जो भारतीय मूल के अगर कोई व्यक्ति है और उसके माइनर बच्चे हैं, वो भी ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र है। अब इसके प्रावधान, ओवरसीज इंडियन सिट का क्या, however if the applicant has even been sit in Pakistan or Bangladesh, she will not be eligible for OCI। हालांकि यदि आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा था तो वो ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा। ओसीआई कार्ड होल्डर डू नॉट गेट voting rights, cannot hold government job, they have been guarantees statutory right under the Citizenship Act 1955, therefore the right guarantee and depends the policy of central government। ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यद्यपि उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे केंद्र सरकार की नीति पर आधारित है। यानी अर्थात जो भी ओसीआई को राइट दिए गए हैं वो केंद्र सरकार की नीतियों पर ही परिभाषित किया जा सकता है। The registered OCI guarantee multiple entry and multiple purpose long type visa for the visiting of India। एक पंजीकृत ओसीआई को भारत आगमन हेतु बहुप्रवेशीय बहुउद्देशीय आजीवन वीजा प्रदान किया गया। मल्टी डायमेंशनल और मल्टी एंट्री, बहु प्रवेशीय मतलब विभिन्न प्रकार से, और मल्टीपर्पज मतलब विभिन्न उद्देश्यों के साथ जीवन भर इनको वीजा प्रदान किया गया है। OCI entitled the general parties and non-resident Indians in respect of facilities available them or economic, financial, educational field except in matter relating to acquisition of agriculture or plantation properties। ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति कृषि और बागान संपत्तियों के अर्जन से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध समस्त सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीय एनआरआई के समान सामान्य समता का हकदार है। A registered OCI exempt from the registration foreign regional, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिसर फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ लेंथ स्टे ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंजीकृत ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति को भारत में आगमन पर किसी भी अवधि तक रहने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या विदेशी पंजीकरण अधिकारी या फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के समक्ष पंजीकरण से छूट प्रदान किया जा सकता है। तो इसके आधार पर हम लोग यह भी कह सकते हैं कि ओसीआई, पूरी ओसीआई के लिए नियम और कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यह मेंस पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी में अगर देखें तो इसमें इतने तरीके से पॉसिबिलिटी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेंस पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहां पहला क्या है, डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू अटेनमेंट एंड एबोलिश ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन। मतलब यह है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। तो आप ध्यान देना कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। तो
नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रावधान, 5 तरह के प्रावधान, उसको सिंपल डिस्क्राइब कर देना है और किस किस आधार पर यहाँ के सिटीजनशिप समाप्त किया जा सकता है उसके विषय में सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया। What do you understand by dual citizenship? Mention the main feature of the amendment bill related to be it. दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित संशोधन विधेयक प्रमुख विशेषता। तो आप ड्यूअल सिटीजनशिप को केवल परिभाषित करना है और आपको ये बताना है कि उस एक्ट में क्या किस तरह के प्रावधान किया गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन एक्सेस प्रोग्रेस एंड मेड बाय द डायरेक्शन इन इंडिया। समुद्र पारीय नागरिकता से क्या अभिप्राय है, भारत में इस दिशा में हुई प्रगति का आकलन कीजिए। अभी जो रिसेंट में जो ओसीआई के विषय में चर्चा किया गया है उसी को सिंपल वे में परिभाषित कर देना है। हाउ कैन देयर बी कैन एंड ऑफ द सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। और व्हाई कैन नॉट बी इंडियन हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है, भारत में दोहरी नागरिकता क्यों नहीं हो सकता। तो दोहरी नागरिकता के विषय में पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम सारी डिटेल को डिस्कशन किया गया है और उसी के आधार पर, इसलिए सिटीजनशिप संबंधित 3 वीडियोज हैं, ये दूसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो भी कल जाएगा। तो आप ये तीनों वीडियो आप देख लेंगे तब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में है, इनर लाइन परमिट को बताना है, नेशनल सिटीजन एनसीआर बताना है, एनआरआई बताना है, पीआईओ बताना है, क्रॉस बॉर्डर सिटीजन इस इंडिया। क्रॉस बॉर्डर का मतलब ये होता है कि सीमा पारीय नागरिकता का क्या प्रावधान है, और सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का मतलब होता है CAA 2019 के विषय में का है। इलीगल इमिग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें किया गया है। एनपीआर, ये इस वीडियो में एनपीआर। लक्ष्मी सिंघवी कमेटी क्या है, तो प्रवासी दिवस में फर्स्ट वीडियो आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजों का प्रावधान किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्यों है, इसका भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो का देखना बहुत जरूरी है। तो इसी के आधार पर यह करंट अफेयर्स रिलेटेड, अब इस पे ध्यान देना, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से CAA पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और ध्यान देना अभी ये रिसेंट का मुद्दा है, इसलिए प्री और मेंस दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिटीजनशिप एक्ट रिलेटेड तो उसमें CAA एक मेजर रोल प्ले करेगा, चाहे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए CAA के सभी प्रावधानों को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें और फिर उसके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसको पढ़ें और मंथन करें। और ध्यान देना इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, और इसमें अगर किसी भी तरीके के डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इंडियन पॉलिटी रिलेटेड कोई भी चीजें अगर आपको डाउट हो तो आप मेरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियोज हैं उसको आप अच्छे से देखें और फिर आप डिसाइड करें। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लगता है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या जो इंक्वायरी है 7049723672 पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करने के लिए करें, क्योंकि यूपीएससी का जो मेन मकसद है, यूपीएससी का जो डिमांड है, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यूपीएससी का जो डिमांड है, आप लगभग सारे चैनल यूट्यूब चैनल देख लीजिए और सारे कोर्स को देख लीजिए, जिस तरीके से इस वीडियो को आप देखेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करेंगे तब आपको लगेगा कि इसके बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और सभी क्वेश्चन इसी वीडियोज से और इसी के माध्यम से जो हम वीडियो देंगे उसी से पूछा जाएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और
ज्यादा से ज्यादा आप देखें और अपने हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करें, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।